खबर, जहां प्रदेश में आपदा से पीडब्ल्यूडी को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपदा से होने वाली क्षति को रोकने के कार्यों के लिए 1200 करोड़ 5000 करोड़ के नुकसान में पीडब्ल्यूडी का 20% नुकसान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें। लगातार हो रही बारिशों की वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश में आपदा से पीडब्ल्यूडी को 1000 करोड़ का नुकसान, और आपदा से होने वाली क्षति की भी हम बात करें तो ये नुकसान देखिए काफी बड़ा है। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए सड़कें बनाने का काम जो पीडब्ल्यूडी विभाग का होता है या बाकी चीजों की भी अगर हम बात करें तो तस्वीरें आपके सामने हैं। हर जगह देखिए पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, सड़कें वॉश आउट हो रही है, और ऐसे में ये जो बड़ा नुकसान हो रहा है, अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये जो बड़ा नुकसान हो रहा है ये सिर्फ सरकारों का नुकसान नहीं है, ये आम जनता का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि उन्हीं की जेब से पैसा निकलकर चाहे केंद्र के पास पहुंचे चाहे राज्य के पास पहुंचे, फिर सड़कें बनाई जाती हैं और फिर आने वाले मानसून में सड़कों की वही स्थिति हो जाती है। अजीत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल अजीत, पीडब्ल्यूडी का ये जो नुकसान है ये पीडब्ल्यूडी का ही नहीं बल्कि जनता का भी एक बड़ा नुकसान है। जी बिल्कुल, देखिए कल न्यूज स्टेट ने सबसे पहले एक खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को और उत्तराखंड के तमाम लोगों को कि पूरे राज्य में आपदा से अलग अलग विभागों का जितना नुकसान हुआ है उसकी रकम 5000 करोड़ से ऊपर बैठती है। तो 5000 करोड़ के नुकसान में 1000 करोड़ का नुकसान केवल पीडब्ल्यूडी का है, यानी 20% हिस्सेदारी नुकसान में केवल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है। इसमें सड़कें वॉश आउट हो गई, पुल वॉश आउट हो गए, और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था वो भी वॉश आउट हो गया। और पीडब्ल्यूडी ने 1000 करोड़ का आकलन करके सरकार को दिया है कि 1000 करोड़ का हमारा फिजिकली एकदम जो बनी बनाई सड़कें थी, जो टूटी हैं, जो पुल टूटे हैं, उनका सीधे तौर पर नुकसान हुआ है। और 1200 करोड़ रुपए हमें अलग से चाहिए इस 1000 करोड़ से अलग, ताकि मिटिगेशन का वर्क हो सके। यानी मिटिगेशन का वर्क होता है कि मान लिया कुछ ऐसी जगह हो गई, वो नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन भविष्य में उनको नुकसान हो सकता है, उसके लिए सिक्योरिटी वाल बनाई जानी है। या कहीं एक छोटा पुल है वो ध्वस्त हो गया लेकिन वो चल रहा है, लेकिन उसकी जगह दूसरा बना देना जरूरी हो जाता है। तो मिटिगेशन वर्क के लिए 1200 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी ने डिमांड की है, जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव जाएगा, और 1000 करोड़ का सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी को नुकसान हुआ। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बहुत स्पष्ट बताया है कि हमने 2200 करोड़ का एक एस्टिमेट बना करके यहाँ पर शासन को, जो मुख्य सचिव के पास जो कंपाइल हो रही है आपदा प्रबंधन विभाग में चीज़ें, तो वहाँ पर भेजा है। अब यहाँ से पूरी की पूरी रिपोर्ट दिल्ली जाएगी, और दिल्ली जाने के बाद फिर ऐसी भी एक जानकारी आ रही है कि 7 तारीख के आसपास केंद्र की टीम यहाँ आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने आएगी। तो ये भी एक टीम होगी, उसमें साइंटिस्ट होंगे, उसमें अधिकारी होंगे, और उत्तराखंड के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो 7 तारीख से एक जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर भ्रमण कार्यक्रम केंद्रीय टीम का शुरू होने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल जो पीडब्ल्यूडी का जो नुकसान है, इसी तरह से सभी विभागों ने अपना अपना नुकसान का आकलन करके एक रिपोर्ट बना करके आपदा प्रबंधन विभाग को दी है, और आपदा प्रबंधन विभाग जो है मुख्य सचिव के माध्यम से उसको केंद्र को भेज चुका है। लेकिन एक बड़ा नुकसान पीडब्ल्यूडी का है, 5000 करोड़ का नुकसान कुल है आपदा से, और 1000 करोड़ का नुकसान पीडब्ल्यूडी का है। जी बिल्कुल अजीत, और देखिए उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर ये जरूर खड़ा होता है कि इन पैसों से एक बार फिर से लोहे जैसे पुल बना दिए जाएंगे, पक्की सड़कें बना दी जाएगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगले मानसून में ऐसा नुकसान फिर ना हो। ऐसा नुकसान होगा जब तक हम कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढेंगे, पहाड़ टूट टूट कर गिरते रहेंगे, खोखले होते रहेंगे, लोगों के घर जमींदोज होते रहेंगे। देखिए बड़े दिनों से एक मुहिम चल रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं आने चाहिए। साइंटिस्ट से लेकर के और जो तमाम जो पर्यावरणविद हैं वो इस बात के लिए पहले पिछले 10-15 सालों से 20 सालों से लगातार आंदोलन भी करते रहे, भूख हड़ताल पर बैठते रहे, अपनी बात सरकार को कहने का एक कोशिश करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे, तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में हुए। जैसे 2012 में एक इको सेंसिटिव जोन बनाया गया था उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक, यानी इसके बीच में कोई बड़ा निर्माण नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर हंगामा हो गया कि विकास कैसे होगा, उस पर आंदोलन चलता रहा। उधर दूसरे लोग जो इको सेंसिटिव जोन के समर्थक थे वो धरने पर बैठे रहे, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि 2018 में उस इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना को भारत सरकार ने
रिलैक्स कर दिया, उसमें एक जो ढील थी वो दे दी। ढील होने के बाद आपने देखा कि जो धराली की आपदा है, जो हरसिल की आपदा है, जो आसपास के क्षेत्रों की आपदा है, उसके बाद तमाम निर्माण हुए और ये आपदा थी। और आपदा जो जितने भी निर्माण हुए थे, लोग वहाँ पर रहते थे, वो उस आपदा में सबको एक बड़ी क्षति हुई। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक पक्ष विकास का पक्षधर है और एक पक्ष पर्यावरण का और इन पर्वतों की सुरक्षा को लेकर के उसका पक्षधर है। बिल्कुल, तो विकास कुल मिलाकर चाहिए, कई बार जरूरत कोई के जीत लिहाज जाता से है। हो, लेकिन जब वो विलासिता की एक वजह बनती जा रही है, जहां पर एक लेन रोड होकर वहां 4 लेन स्थापित होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत के तौर पर। आज ये देखिए, क्योंकि आप पहाड़ से हैं तो इस सवाल का जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। देवता कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल, तो विकास चाहिए, कई बार जरूरत कोई के जीत लिहाज जाता से है। हो, लेकिन जब वो विलासिता की एक वजह बनती जा रही है, जहां पर एक लेन रोड होकर वहां 4 लेन स्थापित होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत के तौर पर। आज ये देखिए, क्योंकि आप पहाड़ से हैं तो इस सवाल का जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। देवता कॉन्स्पिरेसी क्या है या फिर देवता सुपरमेसी क्या है? क्योंकि पहाड़ी लोगों का जो परंपराओं को मानते हैं, रिवाजों को मानते हैं, उनका ये मानना है कि देवताओं को नाराज किया जा रहा है, इसलिए कुदरत का ये कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, ये तो आस्था की बात है। अब इस पर कोई यकीन करना चाहे कर भी सकता है, नहीं करना चाहे नहीं भी कर सकता है। लेकिन भगवान में सबका भरोसा होता है और ज़्यादातर लोग पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर लोग ज़्यादा धार्मिक आस्था वाले होते हैं। तो ये एक अपना आस्था का एक इशू है। इसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अब विज्ञान जो है इन बातों को नहीं मानता है। तो लेकिन वैज्ञानिक पद्धति क्या कहती है कि जो डायनामाइट से बड़े बड़े पर्वत एक झटके में तोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पेड़ कटान हो रहा है, नदियों के किनारे बसावट हो रही है, तो ये तो भगवान नहीं कह रहे हैं ना कि ये तो काम सरकार का है कि जो नदियां बह रही हैं उसके किनारे बसावटें नहीं होनी चाहिए, लोगों को बसने से रोकना चाहिए। तो इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, इसमें पूरी तरह से रोल सरकार का है। और भगवान किसी को अच्छा काम करने से कभी नहीं रोकते, चाहे सरकार हो चाहे व्यक्ति हो। आपने पूरी नदियों के किनारे जितना अतिक्रमण है, आप देहरादून में आइए, रिस्पना और बिंदाल 2 नदियां हैं, दोनों की तरफ, दोनों के किनारों पर मतलब अब किनारे इतने सिकुड़ गए हैं कि नदियों का स्पेस, उनका चौड़ीकरण पूरा खत्म होकर वो दोनों किनारे मिल गए हैं। कहीं कहीं तो नदी का नाम ही नहीं है। तो किसी दिन जब ये नदियां, दोनों देहरादून की नदियां अपनी लय में लौटेगी, तो ये जो आसपास की जो बसावट है, जो किनारे पर बिल्कुल एकदम नदी के भीतर पिलर खड़े करके जो मकान बनाए जा रहे हैं, दुकानें बनाई जा रही हैं, तो ये सब बह जाएगी। ये सब बिल्कुल अजीत। और देखिए, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो कहा भी ये जाता है कि कम से कम 5 किलोमीटर दायरे तक नदियों के आसपास हमें घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नदियां अपनी जो दिशाएं खुद तय करती हैं, जो वेग होता है खुद दिशाएं तय करता है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।